नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हम सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के पास नर्मदा नदी के बैक वाटर्स यानी बरगी डैम में हुए उस खौफनाक क्रूज हादसे की। ये सिर्फ एक हादसा या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। अगर हम इसकी गहराइयों में जाएं तो ये कई स्तरों पर हुई भयानक चूकों और लापरवाही की एक पूरी केस स्टडी है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम तथ्यों के आधार पर इस त्रासदी का पूरा विश्लेषण करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गांव वालों ने बताया था कि तूफान आ रहा है, लेकिन वो उसे बीच में ले गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उस क्रूज में अपनों को खोने वाले एक परिवार का दर्दनाक बयान है। और सच कहूं तो यही वो बयान है जो इस पूरी घटना के सबसे बड़े और कड़वे सच को उजागर करता है। कैसे चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया और कैसे एक हंसती खेलती शाम मातम में बदल गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि आखिर बरगी डैम में उस शाम हुआ क्या था, कैसे तूफान के स्पष्ट चेतावनियों को दरकिनार किया गया, सुरक्षा के नाम पर कितनी बड़ी और जानलेवा चूकें हुई, रेस्क्यू में देरी क्यों हुई, और सबसे अहम बात, इस पूरे सिस्टम में जवाबदेही किसकी बनती है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और 30 अप्रैल की उस शाम पर चलते हैं। जगह थी जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी का बरगी डैम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी लोकल या प्राइवेट नाव नहीं थी। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल क्रूज था जो खमरिया आइलैंड के पास पलट गया। इसमें दिल्ली, भोपाल, तमिलनाडु और जबलपुर से आए पर्यटक सवार थे। जाहिर है, जब कोई क्रूज सीधे सरकारी विभाग से जुड़ा हो तो लोग उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें लगता है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम पक्के होंगे। उस वक्त क्रूज पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। सोचिए जरा, एक परफेक्ट हॉलिडे, पानी की लहरें, खुशियों से भरे पल। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बिना किसी वार्निंग के बस चंद ही मिनटों में ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक दुस्वप्न बनने वाला है। अगर हम उस दिन की टाइमलाइन देखें तो हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये साफ समझ आता है। शाम 5 बजे तक मौसम बिल्कुल शांत था, लोग मस्त थे, वीडियोस बन रहे थे। लेकिन 5:30 बजते बजते अचानक मौसम पलटा और एक भयंकर तूफान आ गया। हवाएं इतनी तेज थीं कि ठीक 6 बजे क्रूज ने अपना बैलेंस पूरी तरह खो दिया और पानी में पलट गया। और हैरानी की बात तो ये है कि सरकारी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात जाकर ही शुरू हो पाया। लेकिन क्या ये तूफान वाकई इतना अचानक था कि किसी को कुछ भनक ही नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। यहीं से लापरवाही की परतें खुलना शुरू होती हैं। मौसम विभाग के आंकड़े बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि उस वक्त हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब आप खुद सोचिए, इतनी तेज आंधी के बीच एक भरे हुए क्रूज को गहरे पानी में ले जाना सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं तो और क्या था। इस बेहद अहम टेक्निकल डेटा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। और बात सिर्फ मौसम विभाग के अलर्ट की नहीं है, वहां चेतावनियों की कोई कमी नहीं थी। सर्वाइवर्स में से एक 14 साल की बच्ची सिया ने खुद कैप्टन से हाथ जोड़कर कहा था कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, प्लीज वापस चलिए। किनारे पर जो लोकल गांव वाले खड़े थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि नाव को गहरे पानी में मत ले जाओ। यहाँ तक कि जो बाकी नावें वहां थीं वो खतरे को भांप कर सुरक्षित किनारे पर आ चुकी थी। पर फिर भी कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी और क्रूज को आगे बढ़ाता रहा। अब आते हैं उस सबसे बड़ी और जानलेवा चूक पर जिसने इस घटना को एक भयंकर त्रासदी में बदल दिया। देखिए, स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल का बहुत ही बेसिक नियम है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्रूज पर चढ़ने से पहले ही हर एक पैसेंजर के पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए और उसे पहनी हुई होनी चाहिए। लेकिन वहां असल में हुआ क्या? जब क्रूज तेजी से डूब रहा था, लोग चीख पुकार मचा रहे थे, पानी भर रहा था, तब जाकर पैकेट में बंद लाइफ जैकेट्स लोगों की तरफ फेंकी गई। अब उस अफरा तफरी में जब आपकी जान पर बनी हो, कोई पैकेट खोलकर लाइफ जैकेट कैसे पहनेगा? वो जीवन बचाने वाला सबसे कीमती समय तो उसी पैनिक में बर्बाद हो गया। और इस घोर लापरवाही का नतीजा क्या हुआ? इसकी कीमत कितनी भारी थी, ये दिल्ली की मरीना और उनके परिवार की कहानी बयां करती है। जब नाव डूबने लगी तो 40 साल की मरीना ने घबराहट में अपने 4 साल के मासूम बेटे जहान को अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर घुसाने की कोशिश की ताकि किसी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन अफसोस, वो दोनों और मरीना की 60 साल की सास इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। अगर नियम के मुताबिक उन्होंने पहले से लाइफ जैकेट पहनी होती तो शायद आज ये परिवार हमारे बीच होता। हादसा हो गया, क्रूज डूब गया, लेकिन उसके बाद क्या?
चलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य के रिस्पॉन्स टाइम पर एक नज़र डालते हैं। ये जानकारी सच में हमारी आंखें खोलने वाली है। जैसे ही क्रूज पलटा, किनारे पर मौजूद लोकल गांव वालों ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए पानी में रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। उनकी इसी सूझबूझ ने मौके पर कई लोगों को बचा लिया। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन और एनडीआरएफ की जो ऑफिशियल रेस्क्यू बोट्स थीं, उनके पहुंचने में बहुत बहुत ज्यादा देरी हुई। वहां मौजूद पीड़ित परिवारों ने साफ बताया है कि उन्हें सरकारी मदद और रेस्क्यू बोट्स के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वो तड़पते रहे। बाद में रात भर जो रेस्क्यू चला, उसमें गांव वालों और रेस्क्यू टीम की मदद से करीब 22 से 28 लोगों को बाहर निकाला जा सका। लेकिन इस त्रासदी का असली मंजर तो अगली सुबह 1 मई को सामने आया। कई लोगों का ये मानना है कि अगर ऑफिशियल रेस्क्यू दिन के उजारे में ही समय पर पहुंच जाता तो बहुत सी और जानें बचाई जा सकती थीं। 9 लोगों की मौत और 4 लोग लापता। जरा सोचिए इस बारे में। ये महज कोई आंकड़े नहीं हैं, ये वो परिवार हैं जो एक सिस्टम की लापरवाही और काम चोरी के कारण हमेशा के लिए उजड़ गए। इन नंबरों को देखकर पूरी व्यवस्था की नाकामी साफ नजर आती है। तो इस पूरी तबाही के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही आखिर किसकी तय होनी चाहिए? इसे सिर्फ एक कुदरती कहर कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। ये एक पक्का सिस्टम फेलियर है। सबसे पहले क्रूज ऑपरेटर, जिसने मौसम की खराबी और सारे सेफ्टी रूल्स को ताक पर रख दिया। फिर आता है मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिसने इतनी बड़ी खामियों के बावजूद क्रूज चलाने की परमिशन कैसे दे दी। और तीसरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीएम और एसडीएम, जिनका काम था जमीनी स्तर पर ये चेक करना कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, पर वहां कोई चेकिंग नहीं थी। ये एक पूरी की पूरी चेन है जो हर कदम पर फेल हुई है। और क्या आपको लगता है कि ये हमारे देश में पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत पुराना और कड़वा पैटर्न है। याद है नोएडा वाला हादसा? क्या हुआ उसके बाद? बस एक सीईओ का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। मथुरा के हादसे में भी बड़े अधिकारियों पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। हर बार यही होता है, हादसा होता है, थोड़ा शोर मचता है और फिर बड़े अधिकारी जिम्मेदारी लेने से बच निकलते हैं। इन सब बातों को देखकर सर्वाइवर्स के परिवार का ये बयान दिल चीर देता है। हमारे देश में इंसानी जान बहुत सस्ती है। बाद में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन क्या वो उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं? ये दर्द, ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मुआवजे के नाम पर चंद रुपए दे देना, ये कभी भी असली न्याय नहीं हो सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही कड़वे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जबलपुर की ये भयानक त्रासदी हमारे सोए हुए सिस्टम को जगा पाएगी? क्या इसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल सच में सख्ती से लागू होंगे, या फिर इसे भी किसी फाइल में दबाकर तब तक के लिए भुला दिया जाएगा जब तक कि कोई अगला हादसा हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे दे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से और इस सिस्टम से पूछना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत